आज की इस पत्रकार वार्ता में जो अभी हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स के पर्यटन मंत्रियों के समूह के जयपुर डिक्लेरेशन के बाद में आयोजित की गई, मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारत सरकार के माननीय पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार जी, जॉइंट सेक्रेटरी श्री हरिकिशोर जी और विदेश मंत्रालय के सम्मानित प्रतिनिधि की उपस्थिति में आप सब पत्रकार मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ब्रिक्स देशों का समूह जो 10 ऐसे देशों का जो एस्पायरिंग इकोनॉमीज है, जो डेवलपिंग इकोनॉमी है और बहुत तेजी से बड़ी इकोनॉमीज की तरह डेवलप हो रही है, ऐसा एक साझा प्लेटफॉर्म। हम सब जानते हैं कि 2026 का वर्ष ब्रिक्स देशों के लिए भारत की अध्यक्षता का वर्ष है और इस वर्ष में अनेक विषयों पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा का क्रम प्रारंभ हुआ था, जो लगभग अब समाप्ति की ओर है और अगले महीने में 11-12 तारीख को ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन जो दिल्ली में आयोजित होगा माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसके साथ में संपन्न होगा और आगामी वर्ष के लिए हम ब्रिक्स की अध्यक्षता का दायित्व चीन को सौंपने वाले हैं। तो इस बैठक के में मैंने आज सभी सम्मानित मंत्रियों का जो यहाँ उपस्थित आए थे और हेड ऑफ द डेलीगेशंस का स्वागत किया। भारत की 2026 के अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित ब्रिक्स समूह के प्रतिनिधियों की बैठक में इस वर्ष की हमारी टूरिज्म ट्रैक की जो थीम थी वो थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलियंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे। इस दिशा में ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग, क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग्स जो है हर एक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स अलग अलग स्तरों पर होती है। पहले अधिकारियों के स्तर पर, उसके बाद वेरियस नंबर ऑफ मीटिंग्स होती हैं, मोस्टली वो मीटिंग्स ऑनलाइन या फिजिकल होती हैं। उसके बाद में वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होती है जहां सचिव स्तर के अधिकारी सभी देशों के प्रतिनिधि के रूप में बैठ करके उस डिस्कस ड्राफ्ट को, अंतिम मसौदे को अंतिम रूप प्रदान करते हैं और उसके बाद में मंत्री स्तर की मीटिंग होती है। 25 मई 2026 को वर्चुअल माध्यम से पहली बैठक आयोजित हुई थी। 19 और 20 अगस्त को यानी कल और परसों के दिन जयपुर में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आयोजित हुई। इन बैठक में हमने 4 प्रमुख प्राथमिकताओं पर मिलकर के सभी देशों ने काम किया। पहली प्राथमिकता थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूरिज्म, क्योंकि हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में और जीवन के हर क्षेत्र में, हर विधा में बहुत तेजी के साथ में अपना प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ा रहा है। सो टूरिज्म में हम किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है प्रोएक्टिव तरीके से ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं, ज़्यादा सार्थक बना सकते हैं, हम किस तरह से उसे इनेबलर के रूप में काम ले सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। दूसरा था सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। हम सब ने देखा, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी बड़े डेस्टिनेशंस भारत में भी और भारत के बाहर भी, वहाँ अत्यधिक टूरिज्म के कारण से उन डेस्टिनेशंस पर सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन खड़ा होने लगा। ऐसे में सस्टेनेबिलिटी आज पूरी दुनिया के टूरिज्म सेक्टर के लिए चिंतन का विषय है। सो हम सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, उत्तरदायित्व से भरे हुए पर्यटन को किस तरह से विकसित करें, इस पर हमने विचार किया। तीसरा, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र तेजी के साथ में विकसित हो रहा है, भारत में भी देशी पर्यटकों की संख्या और पर्यटक यात्राओं में
पिछले 10 साल में 3 गुने से ज़्यादा उछाल आया। ऐसी परिस्थिति में क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ट्रैवल एंड टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, तब निरंतर हमारे लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग करने और स्किल करने की आवश्यकता है। बढ़ती हुई डिमांड के अनुरूप हम अपने लोगों को स्किल करें और बदलती हुई आवश्यकताओं, जैसे मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए, मोर सस्टेनेबिलिटी एंड टूरिज्म के लिए उन सबको स्किल अप स्किल करें, इसकी आवश्यकता पर हमने चर्चा की। और चौथा था टूरिज्म एक्सचेंजेस एंड सीमलेस ट्रैवल फैसिलिटेशन। ब्रिक्स देशों के बीच में किस तरह से ट्रैवलर्स सीमलेसली ट्रैवल कर सकते हैं, हम उनको और अधिक फैसिलिटेट किस तरह से कर सकते हैं, इन चारों विषयों पर हमने बातचीत की, चर्चा की, विभिन्न स्तरों पर चर्चा की। मैं विशेष रूप से अपने मंत्री सहयोगियों, ब्राजील के पर्यटन मंत्री गुस्तावा कोस्टा फेलिसियानो, ईरान के कल्चर एंड हेरिटेज मिनिस्टर श्री रेजा सलेही अमीरी, दक्षिण अफ्रीका के पर्यटन मंत्री सुश्री पैट्रिसिया डी लिलिक, यूएई के इकोनॉमी एंड टूरिज्म मिनिस्टर हिज एक्सीलेंसी अब्दुल्ला बिन तौक अल मारी, इन सब का हृदय से उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद करता हूँ। चाइना, इथियोपिया, इंडोनेशिया और रशिया से आए हुए ऐसे सारे प्रतिनिधि मंडलों का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझे ये बताते हुए मित्रों प्रसन्नता होती है कि ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर कम्युनिके जो हमने फाइनल किया, जिसको हमने जयपुर डायलॉग का नाम दिया है और जयपुर डिक्लेरेशन का नाम दिया है, और जयपुर डिक्लेरेशन नाम देने मात्र से जयपुर को आने वाले वर्ष भर और आने वाले वर्षों में, जब ब्रिक्स की मीटिंग आने वाले साल भर चाइना में होगी, चाइना में टूरिज्म ट्रैक पर चिंतन होगा और उसके बाद में कालांतर में अन्य देशों में इस तरह से टूरिज्म ट्रैक पर जब चर्चा होगी, ट्रैक पर चर्चा होगी, तो जयपुर डिक्लेरेशन में जो निर्णय किए हैं, जयपुर का ये नाम बार बार जो है उस समय टूरिज्म के क्षितिज पर बार बार लिया जाएगा, पुकारा जाएगा, जिसके चलते हुए जयपुर को निश्चित रूप से टूरिज्म में आने वाले समय में टूरिज्म में जो है उसका लाभ जयपुर को निश्चित रूप से होगा। ब्रिक्स देशों के बीच में पर्यटन सहयोग किस तरह से हो सकता है, कोऑपरेशन किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, इसको लेकर के जयपुर डिक्लेरेशन में विस्तार से एक फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया। और जैसा मैंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंटर्ड टूरिज्म, इस सब के ऊपर और साथ में स्किलिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी इस फ्रेमवर्क में, इस डिक्लेरेशन में विशेष रूप से प्राथमिकता देते हुए चर्चा की गई है। टूरिज्म प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट, डेटा और बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज ब्रिक्स देशों के बीच में निर्बाध रूप से हो सके, पीपल टू पीपल टाइज, देशों के लोगों के बीच में अंतर संबंधों को हम और अधिक मजबूत किस तरह से कर सकते हैं, इस विषय पर भी हमारे बीच में सहमति बनी। जयपुर डिक्लेरेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि यहाँ ब्रिक्स देशों ने टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में परस्पर सहयोग का भी जो है आज निर्णय लिया है। डिफरेंट टूरिज्म प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट और उसके साथ साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस और डेटा को हम किस तरह से निर्बाध रूप से साझा कर सकते हैं, इस तरह के प्रैक्टिकल कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बात का निर्णय भी इस कम्युनिके में, इस जयपुर डिक्लेरेशन में हुआ है। निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे टूरिज्म सेक्टर को होगा, हमारी लोकल कम्युनिटीज को होगा और उसके साथ साथ में देश के आम नागरिकों को भी होगा। हमारा प्रयास ये है कि ब्रिक्स समूह देशों की बैठक में लिए गए ये निर्णय केवल इस कॉन्फ्रेंस हॉल तक या बैठक या कम्युनिके तक सीमित न रहे, अपितु ये हमारे अतिथि, हमारी संस्कृति और हमारे विविधता, इन सब को हमारे आने वाले अतिथि उसको समझ सकें, पहचान सकें, इस दृष्टिकोण से वो बेहतर अनुभव कर सकें, इसका मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। 19 अगस्त को टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के बाद में सभी प्रतिनिधियों को जो विभिन्न देशों से आए थे, उन प्रतिनिधियों को जयपुर की समृद्ध विरासत और संस्कृति से परिचित कराया गया।
मंत्रीगण जो आए उन्होंने भी कुछ आइकॉनिक हेरिटेज साइट्स जैसे हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर का किला, ऐसे स्थानों का भ्रमण करना उनके लिए भी हमने क्यूरेट किया है, वो कल ऐसा करने वाले। इसके साथ ही हमने भारत की और राजस्थान की विशेष रूप से ट्रेडिशनल आर्ट्स, क्राफ्ट, हैंडलूम और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ बाहर आयोजित किया है, जिसमें आने वाले सभी प्रतिनिधिगण राजस्थान की कला और यहाँ की समृद्ध हैंडीक्राफ्ट्स की परंपराओं का भी प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकें। इनमें पेंटिंग, बगरू की प्रिंटिंग, इनमें वीविंग और उसके साथ साथ में लाख की चूड़ी बनाने से लेकर के मिट्टी और पेपर मैसी से प्रोडक्ट बनाने की विविधता को भी हमने प्रदर्शित किया है। क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं है, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का एक और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम से हम लोगों को अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ में इसके माध्यम से हम दुनिया भर से आने वाले लोगों को अपने देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से हम जो है परिचित करा सकते हैं, रूबरू करा सकते हैं। मित्रों, इन सब विषयों के अतिरिक्त इस बैठक के जयपुर में आयोजित होने के चलते हुए जिस तरह से जयपुर का नाम विश्व के पर्यटन के स्तर पर और विशेष रूप से ब्रिक्स देशों के पर्यटन के क्षेत्र में बार बार उद्घाटित हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से इसके चलते हुए जयपुर को आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में जयपुर को भी और राजस्थान को भी विशेष रूप से लाभ होने वाला है। मैं अंत में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सारे इनिशिएटिव्स के चलते हुए निश्चित रूप से भारत का पर्यटन न केवल समृद्ध होगा, अभी तो आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी अभिवृद्धि होगी। अंत में मैं जो संकल्प हमने किया उस संकल्प को दोहराने से पहले मैं राजस्थान सरकार का, सम्मानित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का, राजस्थान के पर्यटन विभाग का माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का, राजस्थान के पर्यटन से जो परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का और विशेष रूप से इस डेस्टिनेशन का चयन करने और रामबाग पैलेस की हॉस्पिटैलिटी का भी इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने सही अर्थों में राजस्थान की अतिथि परंपरा और जो हम हमेशा कहते हैं पधारो हमारे देश या अतिथि देवो भव जो भारत में हम कहते हैं, उसका साक्षात दर्शन जो है यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को अपने व्यवहार से, अपनी हॉस्पिटैलिटी की ताकत से उन सब लोगों को परिचय कराया है। अंत में जो विषय हमने तय किए उन सारे विषयों को एक बार पुनः इस संकल्प के साथ में दोहराते हुए कि टूरिज्म शुड कनेक्ट इकोनॉमीज, टूरिज्म शुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, tourism should empower communities, and above all, tourism should bring people and civilizations closer. With this intent, with this commitment, we have concluded this meeting. और इस बैठक की समाप्ति के साथ में अब आने वाले एक दिन सारे मंत्री और प्रतिनिधिगण, हेड ऑफ द डेलीगेशंस, वो सब जयपुर का भ्रमण करेंगे और निश्चित रूप से एक अद्वितीय, अनुपम और अविस्मरणीय अनुभव यहाँ से जयपुर से लेकर के जाएंगे। आप सब ने निश्चित रूप से इसमें पूरी बैठक के दौरान आप सब लोगों ने सहयोग किया। मैं मीडिया के सभी साथियों का भी इसके लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। द फ्लोर इज ओपन फॉर यू नाउ। नमस्कार सर, मेरा नाम निर्मल तिवारी है, मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से। एक्चुअली बड़ा अच्छा रहा कि जयपुर में एक ऐसे मंच मिला जिसमें वाणिज्य मंत्री भी बैठे थे, उसके बाद वित्त मंत्री और पर्यटन मंत्री। लेकिन क्या भविष्य में, जैसा आपने भी कहा कि इसको जयपुर डायलॉग्स के नाम से, जयपुर लिटरेसी के नाम से जाना जाएगा, क्या भविष्य में ब्रिक्स देशों के साथ राजस्थान या हिंदुस्तान के दूसरे जो राज्य हैं उनमें परस्पर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जाएंगे? देखिए, ब्रिक्स मीटिंग्स में जैसा मैंने अभी कहा कि हम दोनों सभी ब्रिक्स समूह के देशों के पर्यटकों का परस्पर आदान प्रदान
उनका आवाजाही को सीमलेस किस तरह से बना सकते हैं, इस पर निर्णय हुआ है। और सभी देश अपने अपने दृष्टिकोण से अपने द्वार को खोलने और स्वागत करने के लिए इस दृष्टिकोण से काम करते हैं। भारत क्योंकि पिछले वर्षों में जिस गति के साथ में भारत ने प्रगति की है, उसके चलते हुए पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। ये भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने कोविड के बाद में प्री कोविड लेवल्स को न केवल अचीव किया, अभी तो उसको एक्सीड किया। लेकिन भारत अन्य देशों की तुलना में एक विशेष अपॉर्चुनिटी को अपने पास रखता है, क्योंकि हम विविधताओं वाले देश हैं, भौगोलिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश होने के नाते अत्यंत विशाल देश, इसलिए हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है। और पिछले 10 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हुई है, जिस तरह से हमने इकोनॉमी को ग्रो किया है, जिस तरह से टैक्स को कट किया है, उसके कारण से जो डिस्पेंसेबल इनकम लोगों के जेब में बची है, और जिस तरह से हमने इन्फ्लेशन को, महंगाई को काबू में करके रखा है, उसके कारण से भारत में देशी पर्यटन की अद्वितीय उछाल देखी गई। और उसमें पिछले 10 साल में लगभग 3 गुना से ज़्यादा की अभिवृद्धि हुई है। मैं मानता हूँ कि इस तरह के आयोजनों के साथ जिस तरह का संकल्प हमने इन्वेस्टमेंट और बढ़ाने, सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने को दिया है, उसके चलते हुए देशी और विदेशी दोनों पर्यटन में एक बड़ा उछाल हमको देखने को मिलेगा। नमस्कार सर, मैं दीपक मेहता, दैनिक ज्योतिर्लिंग और मानक पत्रिका से। तो मेरा सवाल था कि सदस्य देशों के बीच जो पर्यटन और यात्रा को सुगम बनाने के लिए क्या कोई नया वीजा एग्रीमेंट इस तरह का कुछ होगा क्या? देखिए, वीजा एग्रीमेंट जो है वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। भारत उन कतिपय देशों में से एक है जिसने ई वीजा प्रोटोकॉल लगभग सब देशों के लिए चालू कर दिया, और भारत का किसी भी कैटेगरी का टूरिज्म वीजा, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म के लिए है, चाहे वो वेलनेस टूरिज्म के लिए है, या जनरल टूरिज्म के लिए या बिजनेस के लिए वीजा है, भारत का वीजा लेने के लिए किसी भी देश के प्रतिनिधि को, बाय फ्यू कंट्रीज, किसी भी देश के प्रतिनिधि को अपने घर से भारत के दूतावास में जाने की आवश्यकता नहीं। वो मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर अपने घर या कार्यालय से गाड़ी में बैठे हुए भी वीजा अप्लाई कर सकता है, और 48 घंटे में उसको वीजा मिलता है। सभी देशों ने पर्यटन की ताकत को पहचानते हुए अपने इस तरह के प्रबंध करना प्रारंभ किए हैं। आज बैठक में चीन के मंत्री ने बताया था कि उन्होंने 55 देशों के लिए वीजा फ्री एंट्री उन्होंने लागू किए। सभी देश इस तरह की इनिशिएटिव्स अपने अपने देश में अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के आधार पर इस तरह के अपनी बाउंड्रीज को खोलने के काम करें। तो एक और सवाल इसी के साथ में उनके बीच में ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ है वीजा को लेके, जैसे वीजा और अराइवल या इस तरह की फैसिलिटी? क्योंकि मैंने जैसा कहा अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में भी कहा कि किसी भी देश के लिए वीजा का प्रोटोकॉल डिसाइड करना उस देश का अपना प्रेरोगेटिव है, और हर एक देश अपने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के आधार पर, अपने मल्टीनेशनल बायलैटरल रिलेशंस के आधार पर इस तरह के ऑफरिंग्स करता है। इसलिए उनका अनुभव हमने ये ऑर्गेनिकली रिजॉल्व किया है, जेनरिकली रिजॉल्व किया है कि हम इन ब्रिक्स देशों के बीच में सीमलेस फैसिलिटेशन और फैसिलिटेशन ऑफ ट्रैवलर्स कैसे हो सकता है, इस पर काम करेंगे। लेकिन कौन देश किस तरह से अनुमत करेगा, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सर, मेरा एक सवाल और था, इसमें आपने कहते हैं कि सम्मेलन की कार्य योजना को तय समय में कैसे पूरा करेंगे, इसकी कोई निगरानी का कोई ठोस पैमाना आपका है? देखिए, ब्रिक्स देशों के समूह में पहले सिर्फ जो है चर्चाएं होती थी, कम्युनिकेट्स बनते थे, अगले साल में उसके ऊपर फिर चर्चा प्रारंभ होती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, और विशेष रूप से अब की बार जब भारत में इस तरह की बैठक हुई, या इससे पहले जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत में थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन और आग्रह था कि हमको डिलीवरी बेस्ड या आउटकम बेस्ड इस तरह के कम्युनिकेट्स या डिक्लेरेशंस बनाने चाहिए। कल्चर के क्षेत्र में हमने काशी में जो डिक्लेरेशन बनाया था, उसी के ऊपर आगे बिल्डअप करते हुए आज तक जो है वो G20 में बैठकों में पिछले 3 साल से लगातार उन्हीं विषयों को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा हो रही है। ठीक इसी तरह से अभी हाल में आयोजित संस्कृति मंत्रियों के समूह के बैठक में भी हमने कुछ डिलीवरेबल्स जो है वो तय किए। आज भी हमने तय किया कि हम टेंजिबल आउटकम किस तरह से निकाल सकते हैं,
गणना योग्य डिलीवरेबल्स किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके ऊपर हम सब लोग काम करेंगे। और सभी देश एक दूसरे के साथ में जो नेटवर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं, सभी देशों के आपस में जो कल्चरल एंड टूरिज्म के एग्रीमेंट्स हैं, जो एमओयूज हैं, उसके आधार पर फिर एक दूसरे के साथ में इस तरह के आउटकम्स की रचना करते हैं। सर क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कहा कि कॉरिडोर बनेगा, हमने कहा कि सीमलेस किस तरह से हो सकता है, लोगों को मिनिमम असुविधा के साथ में या अधिकतम सुविधा के साथ में एक दूसरे के देशों में आवाजाही कैसे हो सकती है, इसके लिए सभी लोग मिलकर के काम करें। और मैं मानता हूँ कि भारत एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड है। और दुनिया भारत की एक खूबसूरती है कि दुनिया में अगर पर्यटकों के आने के दृष्टिकोण से या इंडेक्स के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारा नंबर कुछ पीछे होता है, लेकिन एक पर्यटक जो भारत में आता है वो एक पर्यटक जो घर से निकल कर किसी दूसरे देश में जाता है, वो अधिकतम दिन अगर किसी एक देश में गुजारता है, हर एक इंटरनेशनल टूरिस्ट, तो वो भारत है। एक ट्रैवलर जो फ्रांस में जाता है, जो जर्मनी में जाता है, जो स्विट्जरलैंड में जाता है, वो एवरेज 4 दिन, 4.5 रात एक जगह पे गुजारता है। जबकि भारत इतना विशाल देश है और इतना अधिक विविधता वाला देश है दैट एवरेज स्टे for a traveler who comes to India from any of the country, the average stay is 18.5 months. तो हम कैसे उसमें और अधिक वृद्धि कर सकते हैं, इसके ऊपर हम सब लोग मिलकर के बातचीत करें। सर हेरिटेज को लेकर म्यूचुअल एक्सचेंज की बात है, क्योंकि रशिया लिस्ट में शामिल है, चीन लिस्ट में शामिल है, दूसरे कंट्रीज। मुझे लगता है कि ये प्रत्यक्ष रूप से सिस्टर डेस्टिनेशंस के तौर पर भी कोई प्रपोजल किया है, आपने प्रपोज किया है? प्रत्यक्ष रूप से वो प्रश्न जो है वो संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। वहाँ हमने इन विषयों पर कि हम किस तरह से हेरिटेज असेट्स के कंजर्वेशन के लिए एक दूसरे से सीख सकते हैं, किस तरह से उस पर काम कर सकते हैं, किस तरह से हम कल्चरल एक्सचेंजेस कर सकते हैं, किस तरह से हम कल्चरल प्रॉपर्टी जो किसी दूसरे देशों में नैतिक अनैतिक तरीके से चली गई उनको वापस लाने के लिए काम कर सकते हैं। हमने उसके ऊपर डिलीवरेबल्स उस पर तय किए। आर्टिस्ट के एक्सचेंज किस तरह से हो सकते हैं, उसके ऊपर हमने संस्कृति मंत्रियों का जो सम्मेलन भोपाल में पिछले दिनों किया था, तब ये तय किया कि हम एक प्लेटफॉर्म विकसित करें जिसमें ब्रिक्स देशों के सभी इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं, जो डिफरेंट जोनल के आर्टिस्ट हैं, उनकी एक रिपोजिटरी बनाएं ताकि जो है आर्टिस्ट एक दूसरे के देशों में बुलाए जा सकते हैं या ले जाए जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से डेटा जो है वो आज की तरह समय में सब क्षेत्रों में बहुत रेलिवेंट हो गया। डेटा केवल जो है एक दूसरे के डेस्टिनेशन को जो पॉपुलराइज करने तक सीमित नहीं रह गया। डेटा की अहमियत जो है पॉलिसी प्लानिंग के लिए, डिफरेंट तरह की पॉलिसीज बनाने के लिए और उनको इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत जो है वो उपयोगी है। हम एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखें और डेटा को सीमलेसली भी एक्सचेंज करें ताकि हम एक दूसरे के साथ में पर्यटन के को और अधिक मिलकर के आगे बढ़ा सकें। इस पर चर्चा इसका विषय यस प्लीज। Sir, you said sustainability and over-tourism were also discussed these issues. Jaipur is also witnessing the stress of over-tourism, and there are 7 destinations across the globe. They are also witnessing such challenges. So, what are the areas? So we have discussed this issue at length, as I mentioned in my opening remarks also. And everyone have expressed their worries about the over-tourism and sustainability, and that is why we have resolved that we will be working on responsible tourism, so the demand side responsibility also be elevated, and also the sustainability is also be taken care. Jaipur, I don't think that it is a victim of over-tourism, but still there are challenges, and at the Government of India level, we are discussing with the states at various levels to create destination management organizations or authorities. The success story which is there with us is in Ekta Nagar, where the DMO have the authorities and rights and powers that has been enabled
to take care of all the issues relating to that destination, right from sustainability to the responsibility to the growth of tourism and management of destination. So, having learned from that experience of Ekta Nagar, we are trying to replicate that on all the major tourist destinations in our country. Thank you very much. Sabka Dhanwad.